बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर जो एक बर्फ जमी हुई थी, काफ़ी दिनों से लग रहा था कि एवरीथिंग इज स्टक। गवर्नमेंट ऑफर करती रही कि जनाब बैठिए मुज़ाकरात करते हैं, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एट दैट टाइम परसिस्टेंट थी कि मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से करेंगे। बट इवेंचुअली 26 नवंबर के बाद से और स्पेसिफिकली कल के बाद से चीज़ें एट वंस बदली हैं। डिफरेंट स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं, PMLN के रहनुमाओं की ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं कि अब तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात चाहती है। इवन असेंबली के फ्लोर के ऊपर आज बैरिस्टर गौहर साहब की स्पीच हो जाए तो वहां से इंडिया यही मिलता है कि जनाब मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती है, अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। इसके ऊपर भी मुतज़ाद इत्तलात आ जाती रही कि जनाब मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है। साहब जरा हामिद रजा साहब ने गुफ्तगू करते हुए मीडिया से बताया कि आज मुमकिनात में से कि हमारे मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, बट बैरिस्टर गौहर ने फिर बाद में तरदीद कर दी इसकी। मरहूम साहब की गुफ्तगू के बाद आगे बढ़े तो ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में उमर अयूब साहब बड़ा खुलकर बोलते हैं। इवन आज असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी बड़ी दबंग किस्म की तकरीर की। उसके ऊपर उमर अयूब साहब क्या फरमाते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। जनरल फैज हमीद साहब जो हैं, उनका मामला पाकिस्तान आर्मी का है, पाकिस्तान आर्मी जाने और वो जाने। और मुझे हैरत इस बात की है कि जनाबे वाला इतनी मतलब आर्मी का डिसिप्लिन जो है वो पहले क्यों नहीं इम्पोज किया गया। अब इसके आगे बढ़िए तो मुतजाद कहां से दोनों खबरें हो जाती हैं। जरा बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू आज सुन लीजिए और उसके बाद साथ ही सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू सुनिए, जिसने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम किसी के साथ भी खड़े होंगे, उसके साथ बात करने को रेडी है। जरा गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं की सुन लीजिए। कमीशनें बनती रही लेकिन रिपोर्ट नहीं आते रहे। आपने बोटो का देखा, 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको इंसाफ नहीं मिला था। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए, ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। इंसाफ लेना चाहते हैं, ऐवान के थ्रू इंसाफ लेना चाहते हैं बैरिस्टर गौहर साहब। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज आपने सुबह तस्दीक की कि गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात स्टार्ट हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ देर बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने तरदीद कर दी। सर आज की क्या डेवलपमेंट है? स्पीकर साहब से मुज़ाकरात या कोई मीटिंग हुई है आप लोगों की? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि वो खबर जो है वो गलत मेरे से मंसूब करके चलाई गई जी। मैंने ये बात कही थी कि हम चूंकि मुज़ाकरात के 5 में से 3 अराकीन जो हैं, उमर अयूब साहब गिरफ्तार हुए, मेरी जमानतें थी, मेरे पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, असद कैसर साहब की जमानतें थी, तो हम में से कोई बैठ के कमेटी अभी तक को लाहे अमल नहीं बना सकी। तो हम आज बैठेंगे। मेरी इस बात को ये अज्यूम कर लिया गया कि शायद हम हुकूमत के साथ बैठेंगे। नेशनल असेंबली के बाहर उस खबर को डिनाई भी किया कि एज इफ नाउ हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, और जब कोई ऐसी बात होगी तो उमर अयूब साहब उसके बारे में बिल्कुल आगाह करेंगे, हमारे नॉलेज में होगा तो हम भी आगाह करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई इट जी कि वो स्टेटमेंट जो मेरे नाम से मंसूब चलाई गई थी उसमें ऐसा सदाकत नहीं थी जी। अच्छा साहब, माजी की स्टेटमेंट्स तो या माजी की डिमांड्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सर आपकी जानिब से, आप तमाम लोग की जानिब से एक ही आती रही कि मुज़ाकरात जब भी होंगे एस्टैब्लिशमेंट से होंगे। तो अब एट वंस आप लोगों ने उसमें थोड़ा सा तजाद आ गया भी है कि हुकूमत के साथ भी बैठने को तैयार है। आज सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट भी आ गई, बैरिस्टर गौहर साहब भी कहते हैं कि ईवान के थ्रू इंसाफ लेंगे। तो हम क्या समझें कि अब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात वाली कहानी इज द पास्ट? नहीं सर, देखिए माजी के अंदर भी ये इस बयान की नौबत इस वजह से आई थी, मुज़ाकराती कमेटी में हम उस वक्त भी हुकूमत के साथ बातचीत की, लेकिन एक तो हुकूमत की संजीदगी नहीं थी, जो कि अभी तक आपके सामने है। 5 दिन हो गए हमारी कमेटी खान साहब ने बना दी है, लेकिन हुकूमत ने अभी भी कुछ संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। माजी में भी मसला ये था कि प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस आते थे, मुज़ाकरात की बात करके चले जाते थे। सर, फ्लोर ऑफ द हाउस बात करने से मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि आप कमेटी फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद उसके TOR जो हैं वो तय किए जाते हैं, फिर आप अपने मुतालबात सामने रखते हैं या फिर मुखालिफ के जो मुतालबात हैं
उनके बारे में आप फैसला करते हैं कि उन्हें किस हद तक कंसिडर किया जाना है। इसी वजह से माजी में भी ये बेल मंडे नहीं चढ़ सकी। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर संजीदगी का मुजाहरा करेगी, क्योंकि हमारे जो इब्तदाई तौर पे 2 मुतालबात सामने रखे गए हैं वो काबिल अमल हैं। जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बेगुनाह आज जिन्हें कैद किया गया है उनकी रिहाई एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से सानिया 9 मई या जो सानिया 26 नवंबर है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन हमारी डिमांड है। लेकिन हुकूमत या हुकूमती वज़रा बढ़ चढ़ के कहते हैं कि जी हम 9 मई के या 26 तारीख के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कभी भी जुडिशल इंक्वायरी डिमांड नहीं करता। लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आप इंक्वायरी करें और जो भी कोई गिल्टी होगा उसको सजा दी जाए। तो ये 2 जो मुतालबात है, मुझे तो उनमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि अब हुकूमत की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा ना किया जाए। अच्छा आमिर रजा साहब, एक सबसे बड़ी डिमांड जो इमरान खान साहब की और बाकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की थी वो 8 फरवरी का इलेक्शन था कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, इसके ऊपर भी इंक्वायरी हो। आज सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा हुआ था और हामिद खान साहब प्रिपेयर्ड ही नहीं थे केस के लिए। यहां से भी कोई अंदाजा होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस हद तक सीरियस है 8 फरवरी को इलेक्शंस के लेकर? संजीदगी की तो आज भी उस जगह पे है। मैं तो अपनी तरफ से बात कर सकता हूँ। हमने तो हमेशा इस चीज को लोगों के सामने बयान भी किया, फ्लोर ऑफ द हाउस भी, वैसे भी मीडिया के अंदर भी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का इशू वो आज भी ड्राई डाउन नहीं है। लेकिन चूंकि अभी थोड़ी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो चेंज हुई हैं, तो उसके तनाजुर के अंदर हमने ये 2 इब्तदाई मुतालबात सामने रखे हैं। जब इसके ऊपर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी तो हम अपनी बाकी चीजें भी ज़ाहिर लेकर आएंगे। जनाब हुकूमत ने भी ज़ाहिर अपनी लेके आनी है, वो भी हमें बताएगी, हम भी लेके आएंगे। अच्छा, जब आप पर मैं मुखातिब है आपसे चंद मिनट पहले की इसहाक डार साहब डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान की उनकी एक स्टेटमेंट है कि जी 26 नवंबर को हवाई फायरिंग हुई है, उससे भगदड़ मची है। इससे हुकूमती माजी के दावे जो हैं वो तो नफी में चले जाते हैं कि गोली चली ही नहीं थी। आज इसहाक डार साहब ने सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर कह दिया कि हवाई फायरिंग हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने शोधा की डिटेल हमें दे, हमें शनाख्ती कार्ड दे, हमें उनकी तमाम तफसीलात दे, हम इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। सर ये तमाम तर चीजें आप क्यों नहीं गवर्नमेंट के सामने रखते? कॉज इतना बड़ा सानिया 26 नवंबर जिसको आप लोग कहते हैं कि जनाब इतनी शहादतें हुई, इतने लोग आज भी मिसिंग हैं, तो शेयर द डिटेल्स विद द गवर्नमेंट और इस मामले को लेके आगे चलिए। सर देखें, सबसे पहले तो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की आज की स्टेटमेंट है वो खुद आपके सामने हुकूमती बयानिया की नफी करती है। ये फर्स्ट तो तमाम इंतजामी ऑफिसर्स ने और जो 2 स्पेशली हुकूमती वज़रा थे उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि गोली तो चली ही नहीं है। फिर उसके बाद ये बात कही गई कि जख्मी भी कोई नहीं हुआ, बट इंजरी भी कोई नहीं हुई और शहादत भी कोई नहीं हुई। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीजें ऐसा ऐसा एडमिट होना शुरू हो गई। आज खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान इस चीज की वजाहत करता है। हम जो डिटेल्स हैं, हमारे जो इंजर्ड हैं उनकी लिस्ट भी हमारे पास कंपाइल हो चुकी हैं। हमारे मिसिंग अफराद हैं वो उनके तमाम डेटा के साथ वो चीजें भी हमारी तकरीबन कंपाइल हो चुकी हैं। और जो शुहदा हैं उस हवाले से जिस वक्त मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे तो हम ये चीजें वहां पर रखेंगे टेबल के ऊपर। हमारे पास उनकी तफसील, उनके जनाजे, उनके यहाँ पर जो उनके गवाहान थे, तदफीन के वक्त जो गवाहान थे और वो जिस तरीके से एहतजाज के अंदर शरीक थे वो आए, वो तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, वो सामने रखेंगे। हम क्यों नहीं रखेंगे? वैसे भी 12 अफराद वाले से तो डाटा ऑलरेडी शेयर किया जा चुका हुआ है। शेख वकास अकरम साहब और उमर अयूब साहब की तरफ से वो डाटा तो शेयर कर दिया गया है। बलूचिस्तान में जो 2 शहादतें हुई हैं, जो डेरा गाजी खान में साहब की शहादत हुई है, डू यू थिंक या मरी में सती साहब की शहादत हुई है, बाकी शहादतें हैं, कि इसके ऊपर को मकसद है कि वो ऐसी चीज नहीं है जो छुपाई जा सके। और देखें, मैं एक चीज बड़ा हमेशा ये बात कैटेगराइज करके कहता हूँ कि साइंस ऑफ नेचर नामी एक बला है, और वो साइंस ऑफ नेचर ये है जिसने हमेशा ये सिखाया, तारीख के औराक भी इस चीज से भरे पड़े हैं कि बेगुनाह का खून कभी रायगा नहीं जाता, खूने नाहक बोलता है। और ये खूने नाहक बोल रहा है कि अब हुकूमती जो बयानात हैं उसके अंदर भी तब्दीली आना शुरू हो गई। कुछ चीजें उन्होंने ऐसा ऐसा एडमिट करना शुरू कर ली। फ्लोर ऑफ द हाउस आपने गुज़श्ता रोज ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुनी। पहले तो वो शोला बयानी फरमाते हैं, उनका माजी जो है वो आपके सामने है कि जब वो खड़े हो जाएं तो ये नहीं पता लगता कि अब किसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज अल्फाज उनका साथ भी नहीं दे पा रहे थे। ये तमाम मीडिया के साथियों ने भी नोट किया, तमाम पॉलिटिशियंस ने वहां पर नोट किया। तो ये वो खूने नाहक है जो बोल रहा है और जो बोलेगा। और हम इंशाल्लाह इस सिलसिले में जितनी चीजें हैं वो जब मुज़ाकरा स्टार्ट होंगे वो देंगे। वैसे ऑलरेडी हम पब्लिक चुके हुए हैं। जी सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे,
जनरल फैज रिटायर्ड से आप भी माजी में राब्ते में रहे कहीं पर? सर, जनरल फैज जिस वक्त अपनी सीट के ऊपर थे तो बेतहाशा मरतबा राब्ते में रहे। जिस वक्त इंटरनल को दाखिली सलामती की सूरत हाल दरपेश आती थी, सेक्टेरियन वायलेंस जब क्रिएट होता था, जब लैंड ऑर्डर की सिचुएशन होती थी, तो ऑफिशियल मीटिंग कैपेसिटी के अंदर तो ही वाज डीजीसी फर्स्ट एंड देन डीजीआई। वो जो मीटिंग कॉल करते थे तो उसके अंदर तमाम लोग मौजूद होते थे। नहीं, 9 मई के मैं आगे पीछे पूछ रहा हूँ आपसे, 9 मई के प्लस माइनस। सर नहीं, 9 मई से आगे पीछे हमने कहा राब्ते में होना है जी। 9 मई से पहले भी राब्ते में नहीं थे खुद, और 9 मई के बाद तो मैं अपनी जात की आपको बात कर रहा हूँ। 9 मई के बाद मैंने तो अब 8 माह मफरूरी में गुजारे हैं, और मैंने पहाड़ों के ऊपर गुजारे हैं बलूचिस्तान, जहाँ पर सिग्नल भी कोई नहीं आता, तो मेरी बात कहाँ से होनी थी जनाब? क्योंकि 50 सियासतदानों का जिक्र हो रहा है, बार बार मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनरल फैज से 50 सियासतदान राब्ते में रहे हैं, और ज्यादातर ऑब्वियसली पीटीआई के थे, लेकिन और जमातों के भी और लोग भी थे जो राब्ते में। 10 की तादाद तो थोड़ी है, ज्यादा की तादाद होनी चाहिए, फिर मेरा ख्याल है डाटा पूरा कंपाइल नहीं हुआ। और हो जाएगा इन डेज टू कम, होप एंड प्रे कि हो जाएगा। सर हो जाए। देखिए, मैंने तो आपको स्ट्रेट अवे मैंने अपनी जात के बारे में आपको बताया कि हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं मैंने उनके साथ अटेंड की हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरी उनकी 9 मई से पहले या 9 मई के बाद को बात हुई है, तो मैं कैटेगोरिकली डिनाइंग इट। जब वो अपनी सीट के ऊपर ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठे थे, जाहिर है ही वाज डीजीआई और ही वाज डीजीसी बिफोर दैट, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बननी थी उसमें जब वो तमाम लोगों को बुलाते थे तो वो तमाम लोग उसमें जाते थे, लेकिन कोई ऐसी चीज 9 मई से पहले या 9 मई के बाद वाली तो कम से कम मैं अपनी जात की हद तक डिनाई कर सकता हूं। ये क्वेश्चन रेलेवेंट इसलिए हो रहा है कि उसमें इमरान खान साहब को भी उसी सारी इंक्वायरी में जोड़ा जा रहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आपके जो इत्तेहादी हैं आप लोगों के भी साथ चीजें मजीद जुड़ती जाएंगी इन डेज टू कम, जिस तरह नजर आ रहा है चीजें। तो सर जोड़ने को यहाँ पाकिस्तान में आप जो मर्जी जोड़ दें, मुझे आप ये बताएं, एक प्राइम मिनिस्टर है और वो जो आपके डीजीआई हैं वो रिपोर्ट करते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, और ये हर दौरे में ऐसा ही रहा है। हर वजीर आजम जो है वो डीजीआई से डायरेक्ट रिपोर्ट लेता है, उस हद तक उनका कॉन्टेक्ट था प्राइम मिनिस्टर का। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, डीजीआई उनको रिपोर्ट करते थे, तो वो राब्ता उनके साथ था। बाकी जो कुछ भी हो रहा है उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी मसला हो, देखें ये इदारे का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का अपना सिस्टम और सेटअप मौजूद है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेट मी अश्योर यू वन थिंग विद 100% ऑथेंटिसिटी के 9 मई हमारा जो मसला है उसके साथ कम से कम हमारा कोई लेना देना नहीं है जनाब। हमने दूसरे जुडिशियल कमीशन की बात की है, आप बना दें जुडिशियल कमीशन, अगर को होगा तो सामने आ जाएगा उसमें भी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम नाजरीन। नाजरीन साहब जरा हमारे साथ मौजूद थे, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये डिमांड सबसे लिजिट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कमीशन की इंक्वायरी की डिमांड बहुत लिजिट है, और हुकूमत किसी भी सियासी जमात की हो इस डिमांड को मान लेना चाहिए। रिजर्वेशन जो है उनको दूर इंक्वायरी से ही किया जा सकता है, बैठकर मुज़ाकरात करके ही चीज़ें आगे चलाई जा सकती हैं। यही एक बर्फ थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके दरमियान जमी हुई थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी मुज़ाकरात स्टैब्लिशमेंट से हों। इवेंचुअली इसके ऊपर एक तबका है जिनका ये सोच भी है कि हुकूमत से भी मुज़ाकरात अब करते हैं तो इवेंचुअली उनकी आशीर्वाद के बगैर हुकूमत भी मुज़ाकरात कैसे कर सकती है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की कुछ रियलिटीज़ हैं, हमें इनको मानना पड़ेगा। बहरहाल देखिए व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अगले सेगमेंट में हमारे साथ इसार राना साहब होंगे, काजमी साहब होंगे और मियां दाऊद साहब होंगे। कुछ बात करते हैं कोर्ट मार्शल, जनरल रिटायर्ड फैज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने क्या जा रही हैं और क्या मुज़ाकरात का कोई वे आउट पे निकलता दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ अगले सेगमेंट में ये तमाम मेहमान होंगे। नाजरीन, जनरल फैज साहब वाली डेवलप होती सारी सिचुएशन, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस रिसेंट डेज के अंदर हमने देखे हैं। पहले तो 3 मुतालबात थे और 3 मुतालबात के ऊपर मस्त से टस नहीं हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बट एट वंस हमने देखा कि 9 मई के ऊपर भी कमीशन की डिमांड सामने आ जाती है और कुछ नरमी दिखाई देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस के अंदर भी। जो एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कहीं पर मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, आज वो फ्लोर ऑफ असेंबली पे कह रहे हैं कि हम सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? क्या तहरीक इंसाफ गिव अप करने जा रही है या कहीं पर कोई एंगेजमेंट हो चुकी है कि जिससे कोई वे आउट निकल सकता है? और फिर जनरल फैज साहब के साथ आज की स्टोरी है अंसार भाई साहब की, क्योंकि 50 के करीब सियासतदान थे जो राब्ते में थे,
तो कल को अगर कोई ये स्टोरी डेवलप होती है, 9 मई को लेकर चीजें आगे डेवलप होती हैं, इमरान खान साहब को इसी सारे सिनेरियो के अंदर चीजें डेवलप होती हैं, तो क्या वो 50 सियासतदान जो है उनको लेकर भी कोई बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारे सामने आ सकती है? इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। एसआर राना साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एसआर साहब आपका शुक्रिया। मियां दाऊद साहब माहिर कानून है, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एसआर साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। आज आपने भी देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस में असेंबली के फ्लोर पे भी कुछ तब्दीलियां नजर आई हैं कि हम सबसे मुज़ाकरात के लिए अब तैयार हैं, पर पहले तो एक ही स्टांस था कि एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या गिव अप कर रही है तहरीक इंसाफ, थोड़ी बैकफुट पे है या कोई मामलात चल पड़े हैं इस वजह से ये स्टांस सामने आ रहा है? अच्छा नहीं, देखे वो एक मुहावरा है, संता सिंह एंड बंता सिंह वन ऑफ द सेम थिंग। तो ये जो हुकूमत है ये किसकी नुमाइंदा है, ये किसने बिठाया हुआ जी इन्हें? तो ये क्या अगर इनसे कोई बात होगी तो ये क्या अपने तौर पे इस पोजीशन में है कि कोई भी फैसला कर सके या कोई भी वादा कर सके? ये तो इस पोजीशन में ही नहीं है। ये तो इस पोजीशन में नहीं है कि इनकी अपनी मर्जी से अडयाला में किसी की मुलाकात करवा दें जब तक ऊपर वाले ना चाहे। तो अगर इनसे भी बात होती है तो ये भी बड़े पॉइंट से ही पूछेंगे ना, और उसके आगे बात बढ़ाएंगे। पल्ले से तो नहीं कुछ भी इन्होंने पढ़ा, न कुल है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मैं तो बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में हम कौन से बदकिस्मत दौर से गुजर रहे हैं। हम सुबह उठे तो ये दहशतगर्द है, ये तकरीबकार है, ये वतन दुश्मन है, ये गद्दार है। यहाँ से गर्दान शुरू होती है और रात तक हमारे कान पक जाते हैं सुनते सुनते, और कोई हम नहीं पूछ पाते कि भाई हमारी रोटी का कौन जवाब देगा, हमारे बच्चों के फ्यूचर का कौन जवाब देगा? कोई नहीं देता। हमें सुबह से लेकर शाम तक इस खेल में फंसाया होता है। तो ये असेंबली में अगर ये लोग आपस में मिलके बैठते हैं तो बहुत पॉजिटिव साइन है। पीटीआई पे एक ये निशान था ना कि किसी से बात करने को तैयार नहीं, तो उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। और ये डेमोक्रेटिक वे है, पॉलिटिक्स जो है वो एंगेजमेंट का ही नाम है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है और इन्हें इस बात को आगे बढ़ना चाहिए और किसी बनने लगना चाहिए। मियां दाऊद साहब, जनरल फैज साहब के ऊपर कल फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 9 मई की अभी तहकीकात जारी हैं। 9 मई को लेकर कोई भी चीज़ उस कल की प्रेस रिलीज के अंदर ऐसी नहीं थी कि जिसके ऊपर कहा जाए कि 9 मई के ऊपर भी कोई फर्द जुर्म या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस सामने आ गए हुए हैं। अभी उसके ऊपर तहकीकात जारी हैं, टाइम लगेगा। बट इन केस अगर कोई ना कोई जुड़ जाता है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है इमरान खान साहब से और 9 मई का और जनरल फैज साहब का, व्हाट नेक्स्ट? क्या इमरान खान साहब को भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है, इसकी कहीं कोई मुमानत नहीं है। जो आपका सवाल है ना कि जी जनरल फैज साहब के साथ इमरान खान साहब जो हैं और बाकी भी जो है वो ट्रायल होंगे, तो मैं तो इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूं कानूनी तौर के ऊपर। जो जनरल फैज साहब को सजा मिलेगी वही सजा बाकी तमाम सिविलियंस को मिलेगी, बाकी तमाम सरकारी अफसरान को मिलेगी, बाकी तमाम रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जो अदलिया के अराकीन हैं उनको भी मिलेगी। ये मुमकिन नहीं है कानून के मुताबिक कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि उनको सजा जो है वो ना मिले। ये लाजमी तौर के ऊपर ट्रायल होगा। I'm sorry, I'm cutting you here. I'm sorry मियां साहब, I'm sorry, माजरत के साथ। आपने फरमाया कि अफसरान को भी, सिविलियंस को भी और अदलिया को भी, ये तमाम लोगों को 9 मई में ही सजा मिलेगी? नो 9 मई की मैं बात नहीं कर रहा। 9 मई इज अ वन पोर्शन। ओके। द अनदर पोर्शन इज कि जनरल फैज साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करते हुए कुछ ऐसे इकदाम किए, कुछ ऐसे राब्ते किए जिसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए, सरकारी तौर के ऊपर सामने आए, अदालती तौर के ऊपर सामने आए, या उनकी नौयत और उनकी शक्ल कोई और दूसरी है, तो वो सारे मुल्जमान जो हैं वो ट्राई होंगे मिलिट्री कोर्ट के अंदर, चाहे उनका कहीं भी कोई ताल्लुक है। ये गुंजाइश जरूर निकाली जा सकती है कि अदारा जो है वो अपने तौर के ऊपर तहकीकात करके उन तहकीकात की सारी रिपोर्ट जो है वो साथ लगा के अपने अदारे में एहतसाब का अमल मुकम्मल करने के बाद उस फैसले की कॉपी मुतल्लिका अदारों को, बाकियों को भी भेज दे और कह दे कि जी आपके लोग जो है वो इस तरीके से मुलव्वस थे, तो लिहाजा आप उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। बट द बॉटम लाइन इज पाकिस्तान आर्मी एक्ट और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 9 है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जो दफा 58 है, वो बड़ी वाज़ेह है कि अबैटमेंट जो है, कनाइमस जो है, इमा जो है, कॉन्स्पायरेटर्स, इंस्टिगेटर्स
एंड एक्चुअल जो ऑफेंस करते हैं उन सबको सजा एक ही मिलेगी। ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़ी है 2019 की कि फैज साहब से मेरी मुलाकात हुई जनरल बाजवा के ससुर के घर पे और मुझे कहा गया जी पहले हम पंजाब ले लें बाद में वफाक ले लें। तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो वहां से फिर इस मुलाकात के अंदर जो सजा फैज साहब के लिए होगी वही क्या ख्वाजा साहब के लिए भी होगी? मैं गुजारिश ये कर रहा हूं बड़ी वाज़ेह, कोई ख्वाजा आसफ, कोई मियां दाऊद, कोई राय साकब, कोई इसार राणे की बात नहीं। जो भी हुकूमत के खिलाफ, अदारे के खिलाफ अपने अदारे को सियासी सरगर्मी में या अपनी लॉफुल जो कमांड है उसको डिसरप्ट करने में मुलव्वस रहा, वो कोई भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राय साहब, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। या तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या फिर इस मर्तबा सबके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। किसी के साथ अल्लाह करे सबके खिलाफ हो। इसार राणा साहब ये बहुत अच्छी बात की है मियां दाऊद साहब ने। या तो ये जो या वाला लफ्ज था ना इसको निकाल दें, अल्लाह करे कि सबके खिलाफ कार्रवाई हो, बट फॉर एट वंस हमें पता चल जाए कि यार ये लिमिटेशंस हैं, यहां पर फला बंदा इन्वॉल्व था और ये उनको सजा हुई है और वो पूरी कौम के सामने रखा जाए। मेरा तो सवाल ये है कि ये बिल्कुल होनी चाहिए, वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए कि कोई भी बंदा हाजिर सर्विस जो है वो पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं कर सकता। और ये जो आने वाले वक्त है उसके लिए भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये कटहरा तो फिर औरों के लिए भी खुलेगा, कभी अब नहीं खुलेगा, कभी बाद में खुल जाएगा, खुलेगा जरूर, क्योंकि मुदाखलत जो है या तो वो वंस फॉर ऑल रुक जानी चाहिए और नहीं तो फिर कटहरे खुले रहेंगे। और मेरा एक सवाल ये है कि क्या जनरल बाजवा को भी कटहरे में लाया जाएगा जिनकी छतरी के नीचे ये सब कुछ हो रहा था? नहीं सर, उनकी तो स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है ना, उनकी तो स्टेटमेंट भी रिटायरमेंट से एक हफ्ता पहले ऑन रिकॉर्ड है ना कि इन्वॉल्वमेंट रही लेकिन अब हम खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो बस फिर अगर ये बात तय है कि बाजवा साहब ये भी फिर क्या नाम है, मेरा ख्याल है जब ये तहकीकात होंगी तो सामने आएंगी कि बाजवा साहब ने लंदन में नवाज साहब से राब्ता किस हैसियत से किया था और कैसे मामला तय हुए थे। ये सारा कुछ भी होगा। फिर अदम एतमाद में बाजवा साहब ने क्या रोल अदा किया था ये भी फिर सामने आना चाहिए। और ये भी सामने आना चाहिए कि बाजवा साहब कैसे हारे हुए लोगों को एक ट्वीट के ऊपर जितवाते रहे। जिन जिन लोगों ने सियासत में मुदाखलत की तब भी और माजी में भी और आइंदा भी अगर होगी तो ये तो सबके लिए चेतावनी है। बहुत अच्छा फैसला है और इस पे कायम रहना चाहिए। और ये जो बाकी 50 इसमें सियासतदान है, इसका जब पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो इसमें तो बड़े बड़े पर्दानशीनों के नाम आ जाएंगे। तो ये तो फिर एक समेटे नहीं सिमटेगा। तो लेकिन एक दफा वंस फॉर ऑल अगर तय हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। सर बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, कौसर काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून सिंध का। काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। काज़मी साहब बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। कल की हम देख रहे हैं कि जनरल फैज के ऊपर चार्जशीट सामने आ गई। उसके अलावा कुछ नाम भी और आज की स्टोरी अंसार भाई साहब की है कि 50 के करीब सियासतदान भी हैं जो जनरल फैज से राब्ते में थे। आपके ज्वाइन करने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कोई किसी लेवल पे भी इन्वॉल्वमेंट हो, कि पॉलिटिशियन हो, कि ब्यूरोक्रेट हो, कोई जुडिशरी से हो, एक ही दफा ये मामला सेटल हो जाना चाहिए कि सियासत के अंदर इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट की। बट एट द सेम टाइम फिर नाम ख्वाजा साहब का भी आता है, जनरल बाजवा साहब का भी आता है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सर? देखें, कौन लोग राब्ते में थे और कौन लोग नहीं थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कौन लोग जनरल फैज के जेरे अताब थे। जिन लोगों को जनरल फैज से नुकसान पहुंचा, उनकी सियासी जिंदगी हो, जाती जिंदगी हो, उनसे किस तरह मुतासर हुई। अब आपके सामने है कि किस तरीके से उस वक्त जस्टिस जो शौकत अजीज सिद्दीकी थे उनके घर जाके उनको डराया और धमकाया गया कि आपने हर हाल में ये उस वक्त डीजी, यानी कि आपने हर हाल में इनको बाहर रखना है, हमारी 2 साल की मेहनत है वो जाया हो जाएगी। अब 2 साल तक एक शख्स मेहनत करता रहा और किसके साथ उसके ताल्लुकात थे, रिटायरमेंट के बाद भी किस पार्टी के साथ हमदर्दी रही, इमरान खान साहब ने किसको सिपाही सालार बनाने के लिए मुल्क में इंतशारी सियासत की, वो सारी चीजें आपके सामने है। बाकी जो चार्जशीट अभी आई नहीं, उस मफरूजों पे क्या बात करनी कि कौन 60 लोग थे जो उनके साथ राब्ते में थे। बड़ी आसानी से आप ये बात समझ सकते हैं कि जब भी मियां नवाज शरीफ ने मुखातिब किया, चाहे वो गुजरांवाला का जलसा हो, चाहे 2018 इंतखाबात से पहले हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक जो है उसकी सीढ़ियां हो, उसमें मुखातिब करके मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल फैज आप जो सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उससे आप बाज आ जाएं, आप सियासी वफादारियां बदलने के लिए लोगों पे दबाव डाल रहे हैं, आप उससे बाज आए। बिल्कुल जनरल फैज सर, मैं उस जगह खड़ा हुआ था जिस जगह मियां नवाज गुजरांवाला वाला जलसा काज़मी साहब के नाम लिए।
जी दोनों के दोनों गुजरावाला के जलसे में आवाम से खिताब करते उन्होंने कहा जनरल बाजवा का नाम लिया था। जी बिल्कुल लिया गुजरावाला में का भी नाम लिया था, फैज का भी नाम लिया था, और 2018 में भी फैज का नाम लिया था, इलेक्शन से बाजवा का नाम लिया था। आप अगर मेरी बात, मैं आपको कह रहा हूं फैज का नाम लिया उन्होंने, कोई एक क्लिप दिखा दें। वो तो जनरल बाजवा का नाम लेते रहे भैया, मैं दिखा दें जिसमें फैज का नाम लिया था। आप अगर नहीं मान रहे, आप एक बात को नहीं मान रहे तो क्या मन्ना, मैं वहां खड़ा हुआ था, खुद खड़ा हुआ था वहां पे। नहीं हम काजमी साहब गुजरावाला की बात कर रहे हैं सर। भैया मैं लंदन की बात तो मैं शेयर करता हूं जिसमें बाजवा का नाम ले रहे थे नवाजीब। अच्छा चलें, लंदन की बात कर रहा हूँ, मैं लंदन की बात कर रहा हूँ भाई, मैं वहां खुद खड़ा हुआ था। जी ठीक है, लेकिन काजमी साहब एसआर राणा साहब रेफर कर रहे हैं गुजरावाला वाला जलसा। नहीं, मैं दोनों का कर रहा हूँ, मैं भाई दोनों का कर रहा हूँ। जी 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 भी कर रहा हूँ और साथ लंदन का भी कर रहा हूँ आपके जी साथ। ठीक है। मियां साहब ने एक दफा नाम नहीं लिया, 2 दफा नाम लिया फैज अमीद का जी। और ये अब ये बात आपके सामने है जी भाई, नुकसान किसको हुआ वो भी पार्टी आपके सामने है। अब तक जिनके साथ मसाइल रहे फैज अमीद के और फायदा जिसको मिलता रहा वो आपके सामने है। तो अभी आप कहें जी नहीं, वहां से तवज्जो हटा के फलां को भी सजा दे दें, फलां को भी सजा दे दें, तो ये ऐसे अच्छा काजमी साहब इस आर्गुमेंट को थोड़ा क्लियर करते हैं सर, इसी आर्गुमेंट को थोड़ा जरा मजीद क्लियर करते हैं। What we are trying to say here is कि ठीक है, जिस किसी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सजा होनी चाहिए, वी आर ऑन बोर्ड, हम सबके सब इस एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं। सिर्फ गुजारिश ये है कि इसमें ख्वाजा आसिफ साहब, मियां साहब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। काजमी साहब इसमें सिर्फ एक बात है कि इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि 2019 में ख्वाजा साहब के राब्ते थे जनरल फैज साहब से और जनरल बाजवा साहब के घर के उपसुसर के घर के ऊपर ये मुलाकातें थी जब कहा गया कि पंजाब गवर्नमेंट ले लें, बाद में विफाक ले लीजिएगा ऑल दैट। तो सर इसमें तो फिर सियासी राब्तों पे तो बहुत सारे लोग हैं जो बीच में, बहुत सारे पर्दानशीनों के नाम और भी आएंगे। आप देखें बहुत सारे पर्दानशीनों के नाम बिल्कुल हैं। आप देखें खुद एहतसाबी का अमल जो फौज के अंदर था, इन्वेस्टिगेशन हुई ना, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बंदे को चार्जशीट किया जाता है और उसके हवाले से बताया जाता है कि वो सियासी सरगर्मियों में शामिल था, उसने पुरतशद्दुद किस्म के वाकयात में उसकी शमूलियत थी। अब 9 मई से पहले के जो हालात है वो सब आपके सामने है। जब मुकम्मल तौर पर सारी तफसीलात सामने आ जाएंगी, जो पर्दा नशीनों के आप नाम ले रहे हैं कोई भी नहीं बच सकेगा। आप एतमाद तो करें ना इदारे पे, जर्नैल बच जाते हैं, उन्होंने बताया भाई नहीं बचता जर्नैल। अगर वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करेगा, सियासी मामलात में दखल अंदाजी करेगा, लोगों की जिंदगी में मसाइल लेके आएगा, लोग उससे मुतासिर होंगे, तो इस तरह खुद एहतसाबी का अमल जो है फौज में होता भी है और होता रहेगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां साहब कैटेगोरिकली आपसे पूछना चाहूंगा कि जो चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, 2 स्टेटमेंट्स एसआर राणा साहब ने भी कोट की, मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूं। एक जनरल बाजवा साहब की स्टेटमेंट है रिटायरमेंट से 1 हफ्ता पहले की। मुझे मौका दें। जी प्लीज मौका दें। जी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब मरहूम जो है ना जी, उनका जब मिलिट्री ट्रायल हुआ था ना, तो उन्होंने भी अपने आप को बचाने के लिए ये ग्राउंड ली थी कि मेरे साथ मैं अकेला नहीं था और भी बहुत सारे लोग मुलव्वस थे। लेकिन पाकिस्तान की किसी अदालत ने उनके इस मौकफ को तस्लीम नहीं किया था और उसको रद्द कर दिया था। और उसकी वजह कानूनी तौर के ऊपर ऐसा समझना बहुत जरूरी है। जनरल फैज साहब जो है आज से 18 साल पहले किसी सियासतदान के साथ राब्ते में थे, तो आज के दिन ये उनके ऊपर चार्ज नहीं है। आपने जनरल फैज के खिलाफ जो मौजूदा चार्ज है इस दिन से है, उस दिन से आपने उसको लेके आगे प्रोसीड करना। उससे पहले कोई ABCD करता था या उसने किया, वो उसके साथ मुलव्वस है, चाहे वो कोई भी है। मैं गुजारिश ये पहले भी आपको की जी, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की सेक्शन 33 है ना, वो लॉ ऑफ कमांड की डिसओबीडियंस को एलेबोरेट करती है। वो डिसओबीडियंस जहां से जब से शुरू हुई, वहां से उनके ऊपर चार्ज और इल्जाम जो है वो शुरू होना है। 2019 का कोई लेना देना नहीं होगा। उससे पहले वो क्या करते रहे, अगर तो वो उनके ऊपर चार्ज नहीं है तो उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन अगर उनके ऊपर वो भी चार्ज हुआ, तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की, मैं राय साहब, काजमी साहब, इसार राणा साहब, ख्वाजा आसफ, इमरान खान, बाजवा, ABCD सबके खिलाफ तहकीकात होंगी और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दैट इज द बॉटम लाइन। और ये बहुत अच्छी बात है कि कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। जी काजिम साहब आपका हाथ खड़ा है, कुछ यू वांट टू ऐड समथिंग? देखें ये मियां दाऊद है मेरा भाई जो बोल रहे थे। जी मियां दाऊद साहब, मुझे आवाज आ रही है। जी मियां दाऊद साहब, देखें मियां दाऊद ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया, एक बड़े
मायानाज किस्म का वकील है, हमें इस पे हमेशा फख्र रहता है। जो फख्र तो हमें भी है। आप देखें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात कर रहे हैं ना, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जो मैंने पढ़ा है अब तक कि आप गलत इंटेंशंस के साथ ना आर्मी की इमलाक की तरफ पेशकदमी, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती है। जब आप जाके हमलावर हो जाते हैं GHQ पे या जना हाउस पे या जनाब एयरबेस पे और लोगों के घरों पे, तो वो जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपको उसके सजा मिलेगी, आपको उसमें तो आपकी बचत होगी नहीं। अब उस मामले में बताया जा रहा है कि वो सारी डायरेक्शन, क्योंकि टारगेटेड किस्म के हमले थे, एक ही वक्त में आर्मी की जो इमलाक है मुख्तलिफ मकामात पर, वहां पे उस पे हमले हुए जो है वो होते हैं, और सारी कौम ने वो देखा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये इल्जाम लग रहा था फैज हमीद पे कि वो बराबर शरीक है, और एक किस्म की उस वक्त के सिपाही सालार के खिलाफ बगावत थी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो फौज नहीं छोड़ने वाली। मियां साहब, मुझे एसआर राणा साहब को भी लेना। एसआर राणा साहब, ये तो सारे जो दोनों हमारे शुरका, जी जी सिर्फ एक फिक्रा जी, मैंने गुजारिश की पूरे पाकिस्तानी कौम को और सबको, फांसी के फंदे के ऊपर 2 लाशें लटकती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मुझे लाशें 3 लटकती हुई नजर आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि लाश एक ही लटकेगी और वो जमहूरियत की होगी। अल्लाह अकबर। और जमहूरियत की लाश लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे अभी काजमी साहब भी कह रहे थे जुर्रत पैदा करें बोलने की, जब कोई बोलता है तो आप उन पे पर्चे करा देते हैं साइबर एक्ट के। तो इस दौर में फिर भी अगर कोई बात कर लेता है तो ये बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत की लाश मुझे लटकती नजर आ रही है, और अगले 10-15 सालों के लिए। तो ये मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। दूसरी बात ये है कि जो काजी साहब ने शौकत सिद्दीकी का कहा, तो काजी साहब ने कहा जरा बात कर लें जो मौजूदा दौर में जजेस ने खत लिखे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमारे घर क्या हुआ, हमारे घर में भी कैमरे कैसे लगे, हमारी रिकॉर्डिंग कैसे हुई। तो मेरे ख्याल है इस पे भी जरा सी काजी साहब से कहें बात कर लें, क्योंकि ये बेहतर पोजीशन में ये बात करने की हमें तो जरूरत इज़हार नहीं है, काजमी साहब में तो है। वैसे तो मैं महफूज हूँ, उनके हाथ के से दूर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जरा हिम्मत करके पूछ तो सकता हूँ ना कि जरा नहीं सर, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड यूं हाथ बांध दिए। सर साहब उन्होंने बाकायदा हाथ बांध दिए काजमी साहब ने, दोनों ऑन कैमरा। ऐसे ना करें मेरे भाई, ऐसे ना करें। अच्छा काजमी साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग जाते जाते इस सेगमेंट, जी सर साहब प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ काजी साहब हमारे भाई है, और मुझे इन पे एक पक्का यकीन है कि बस ये इनके पास, मैं तो ब्लैक बेल्ट भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझ पे करम करेंगे। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, बीइंग एक पाकिस्तानी, मेरी राय ये है, दाऊद की बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। खुदा की कसम, जो लोग जिम्मेदार है ना, उन्हें फांसी लगा दे, कोई भी है, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। लेकिन एक दफा ये दरवाजा बंद होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कहा जाए कि मैंने गलत किया और जो मुझे कह रहा है उससे हम कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर दरवाजे बंद होने हैं तो बिल्कुल बंद होने चाहिए। जमहूरी सियासतदानों को आपस में सरफटोल करनी चाहिए, इसी में से रास्ते निकालने चाहिए, किसी को बीच में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं आना चाहिए, अब पहले भी, अब भी और आइंदा भी। काजमी साहब, जाते जाते एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मुज़ाकरात, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ऑन फ्लोर ऑफ असेंबली कहा कि हम हुकूमत से भी, बाकी जमातों से भी मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं। डू यू थिंक सो कि मुज़ाकरात से चीजें आगे चलेंगी? अब मुज़ाकरात, आपकी इंटेंशंस जो है ना वो बड़ी जरूरी है, उनको देखें। आपके मुज़ाकरात रियासत के साथ एक ऐसी जमात कर रही है जो कि ब्लैकमेल करके, यानी कि अगर तुमने ना माना ना तो हम सिविल ना फरमानी, अगर तुमने ना माना ना तो हम इस दफा कफन बांध के आ रहे हैं, अगर तुमने ना माना ना तो हमने सोमनाथ वाले 17 हमले करके सोमनाथ के मंदिर की तरह तुम्हें फतह कर लेना। पहले तो उनको अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी, अपना रवैया तब्दील करें, रवैया सियासी करें, जंगजू वाला ना करें। आज फ्लोर द हाउस जाप के वो क्या कह रहे थे इनके चेयरमैन कि भाई वो पख्तून को अगर एक गोली चल जाए ना तो पख्तून नस्लों तक याद रखता है। यार आप सुबाइयत का कार्ड पार्लियामान में खड़े होकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी जमात, क्योंकि अब इनको पता चल गया ना, वो जो सबसे बड़ा इनका मुवक्किल था ना, उसको तो अब वो उसके चिल्ले में चला गया, वो मार्शल उसके अपना कोर्ट मार्शल के चिल्ले में है। तो अब इनको अब साफ दिखाई देना शुरू हो गया भाई, किसी तरीके से जो मामलात हमने खराब किए थे, इंतहा पसंद जमात बने हुए थे, उनमें थोड़ी तब्दीली। लेकिन सर चले, आज अगर रवैये में तब्दीली आई तो चीजें आगे भी तो चलनी चाहिए ना। अगर रवैये में तब्दीली आई है तो ब्लैकमेलिंग तो वही है ना, ब्लैकमेलिंग तो वही है भाई, फलां डेट तक अगर ये ना हुआ तो हम ये कर देंगे। रियासत इस तरह अगर ब्लैकमेल होना शुरू हो जाए ना जत्थों के हाथ से, फिर आइंदा हर जत्था उठ के यही करेगा। मियां दाऊद साहब, काज़मी, एसआर राणा साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आज के शो में हमने कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करने की कोशिश की कि जहां पर तहरीक-ए-इंसाफ के रवैये में कुछ लचक है, क्या हुकूमती बेंचेस या हुकूमत की जानिब से भी मामलात आगे बढ़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज़म नज़ीर तारड़ साहब की स्टेटमेंट के आज उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अपोजिशन लीडर असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर मामलात को आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली इसमें कुछ कबाहतें या कुछ जो कह लीजिए ना कि इररेलेवेंट चीज़ें साथ शामिल होंगी इस सारी इंगेजमेंट के अंदर। वो बहुत सारी चीज़ें भी अदालतों में भी हैं, जिस तरह ये एक जनरल फैसला वाला मामला है, इसमें 50 सियासतदानों के नाम आ रहे हैं। अंसार भाई साहब की स्टोरी के मुताबिक अब उसमें नून लीग कितनी है, पीपल्स पार्टी कितनी है, पेशतर नाम तो तहरीक इंसाफ के हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। सो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन डेज टू कम डेवलप होंगी। बट मेरा मुद्दा हमेशा की तरह आज भी सिर्फ और सिर्फ एक है, हो वो जो आपके मेरे मुल्क इस कौम के फ्यूचर के लिए बेहतर हो। प्रेजेंट या पास्ट में जो हमारा हाल हो चुका है इससे बेहतरी की जानिब कदम उठाना ही, और वो आई थिंक वो कदम सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की जानिब हो तो ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वरना बहुत सारे मॉडल तो पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के माजी में इंप्लीमेंट किए गए और उसके बाद क्या हुआ इस मुल्क और कौम के साथ, वो आपके मेरे सामने। जमहूरियत ही बका है और उस बका के लिए आई थिंक तमाम सियासी जमातों को स्टेप अप करके एक दफ़ा डिसाइड करना चाहिए कि यार दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, और इसमें अब हम तमाम मसाइल का हल जमहूर के अंदर रहते हुए पार्लिमान के अंदर खड़े होकर निकालेंगे। लेट्स वेट ऑन दैट डे, द डे ये सब डिसाइड कर लेंगे। आई एम वेरी पॉजिटिव कि उस दिन के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात यकसर बदलते हुए आपको मुझे दिखाई देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।